हर साल पूरी दुनिया से लाखों माइग्रेंट वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया उनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। आज के टाइम पर करीब 25 लाख इंडियन नेशनल्स और 3 लाख नेपाली सिटीजन और हर साल सऊदी माइग्रेट करने वाले वर्कर्स की संख्या बढ़ते जा रही है। उनको उम्मीद होती है कि वहाँ पर जाके वो अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब चूंकि सऊदी अरेबिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन कंट्री है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी चाइनीज कंपनी ऑपरेट करती है। और इसी एक चाइनीज कंपनी में काम करने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश भाई सीधा नेपाल से पहुँचते हैं सऊदी अरेबिया। कुछ साल वहाँ पर काम करने के बाद उन्होंने नेपाल वापस आने के लिए छुट्टी की अर्जी लगाई। अब इनकी छुट्टी तो मंजूर हो गई, पर राजेश को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक बहुत ही भयानक वारदात इनका नेपाल में इंतजार कर रही। राजेश बताते हैं कि 9 जून 2014 को मैं अपने वर्किंग वीजा पे नेपाल से सऊदी अरेबिया चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर एक चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा। अब यहाँ राजेश की एक जॉइंट फैमिली है जो नेपाल में ही रहती थी। इसकी फैमिली में मम्मी, पापा, पत्नी, 2 बच्चे, इसका एक छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे और राजेश की 3 बहन। ये सारे लोग एक साथ रहते थे। अभी राजेश को सऊदी अरेबिया में काम करते हुए 1 साल बीत चुके थे। इनका वहाँ पर मन भी लगने लगा था। उनकी वहाँ काफी अच्छी फ्रेंड सर्कल बन गई थी और इस बीच राजेश ने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। फाइनली 2015 में राजेश और उसके फैमिली वाले नेपाल के अंदर एक घर बनाने का डिसीजन लेते हैं। अब चूंकि इनकी काफी बड़ी फैमिली थी, तो इनके पापा ने बोला कि हम एक 3 मंजिल घर बनवाएंगे। अब राजेश बताते हैं कि हमारे इलाके में जो घर बनते हैं ना, उसकी दीवार पहले पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो सीमेंट लगाया जाता है और जो उनके घर का छत होता है वो पूरी तरीके से टिन से कवर होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे इनको 3 मंजिला घर बनवाना था, तो ये लोग फ्लोर डिवाइड करने के लिए, जैसे हमारे तरफ क्या होता है कि हम सीमेंट और लोहे का छड़ यूज करते हैं, पर यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ फ्लोर डिवीजन के लिए पहले बांस लगाए जाते हैं और हर बांस से थोड़ी दूर पर 4 बाई 4 इंच का लकड़ी रखा रहता है। बाद में उस पूरे लकड़ी के स्ट्रक्चर पर मिट्टी डाली जाती है और इस तरीके से एक लेयर बना के फ्लोर का डिवीजन होता है। अब राजेश यहाँ पर सऊदी अरेबिया में ही थे। इन्होंने घर पर कुछ पैसे भेजे और खुद छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अब नेपाल में इनके घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि इनके पापा और छोटे भाई देख रहे थे। अब राजेश यहाँ लिखते हैं कि उस 3 मंजिले घर के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में पत्थर और टीन सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। पापा और भाई ने मिलकर 2-2.5 महीने में ही 2 मंजिल तैयार कर दिए घर के। और इसके बाद अब बारिश का सीजन शुरू होने वाला था, तो हमने सोचा कि भाई जल्दी 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये सारा काम हम निपटा देंगे। पर उन दोनों मंजिल के कंप्लीट होते होते जो लकड़ी इन्होंने इकट्ठा किया था, वो तीसरे मंजिल के कंस्ट्रक्शन के लिए कम पड़ गई। राजेश बताते हैं कि उस टाइम पर बारिश भी जल्दी शुरू हो गई और इसी वजह से हम नई लकड़ी नहीं काट सकते थे। अब उस टाइम पर खेतों में फसल लगे होते हैं, पानी वानी भर जाता है, तो लकड़ी काट के लाना बड़ा इनकन्वीनियंट था इनके लिए। अब ये सब बात राजेश के पापा और उनके भाई ने इनको फोन पर बताया, तो ये काफी टेंशन में आ गए। अब 2 दिन बाद राजेश की पत्नी का दोबारा फोन आता है इनको। वो बोलती है कि लकड़ी का इंतजाम हो गया है, पहले से कटी हुई लकड़ी रखी थी कहीं पे, तो हम लोगों ने कुछ जुगाड़ लगाया तो लकड़ी हमें मिल गई है। थोड़ी महंगी मिली पर मिल गई है, काम हो जाएगा। तो राजेश बोलते हैं कि ठीक, अच्छी बात है, तुम लोग घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा दो, मेरी भी छुट्टी नजदीक आने वाली है, तो मैं भी जल्दी आऊंगा मिलने। अब फोन काटने के बाद राजेश बड़े रिलैक्स है कि यार चलो फाइनली मेरा घर बनके तैयार हो गया है। पर भाई ये चीज इतना सिंपल होता तो आज ये कहानी थोड़ी बन रही होती। सुनना ध्यान से आगे क्या होता है। अब देखो, घर बनने की खुशी में राजेश ने यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर ही अपने दोस्तों को पार्टी दे दी और ये वेट कर रहे थे कि कब मेरे छुट्टी का दिन आएगा और मैं वापस नेपाल जाऊंगा। पर जैसे इनकी छुट्टी का दिन नजदीक आया ना, उसके 2 दिन पहले ही जो इनका सुपरवाइजर था उसने इनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। बोला कि अभी वर्कलोड ज्यादा हो गया और लेबर भी कम है हमारे पास, तो तुम थोड़ा बाद में घर जाना। अब राजेश ने ये बात अपने घर वालों को बताई। राजेश बताते हैं कि जब भी हमारे बिरादरी में किसी का घर बनता है तो हम लोग एक बहुत अच्छी खासी दावत करते हैं, मतलब पार्टी होती है पूरी। अब चूंकि राजेश के घर वालों को पता था कि 2 दिन के बाद राजेश आने वाला है, तो इन्होंने वो पार्टी अनाउंस कर दी थी कि यार हम लोग घर बना है, तो सारे रिश्तेदार वगैरह इनवाइट कर दिए थे। पर यहाँ राजेश की छुट्टी तो कैंसिल हो गई, पर इसने बोला कि ठीक है, आप लोग काम कीजिए, आप लोग पार्टी कर लीजिए, जब मैं वापस नेपाल आऊंगा तो हम दोबारा एक पार्टी करेंगे। अब एक चीज समझना कि राजेश ना राई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इस कम्युनिटी में दावत के टाइम शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखो, कुछ टाइम पहले मुझे 1-2 ईमेल आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपकी वीडियो में देखता हूँ कि शराब, दारू, सिगरेट ये सब आप मेंशन करते हो, इससे शायद गलत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बस स्टोरी नरेट करके सुनाता हूँ, जो मेरे पास स्टोरी आती है मैं वो सुना देता हूँ। मैं अपने से कुछ भी शराब, दारू, सिगरेट ये सब ऐड नहीं करता। जो वो कैरेक्टर कर रहा है, जो कैरेक्टर जिस फेज से गुजर रहा है, वो मैं सिंपली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो आई होप आप ये बात समझेंगे। चलो कहानी पर वापस आते हैं। अब पार्टी वाले रात को राजेश के कई सारे रिश्तेदार इनके नेपाल वाले घर पहुंचे थे। इनके जो फादर और छोटे भाई थे, ये दोनों सबका वेलकम कर रहे हैं और जम के पार्टी हुई, सबने खूब शराब पी। इसी बीच इनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो घर के अंदर जाके 3 फ्लोर के चक्कर लगा रहे थे। मतलब उनको पूरा घर बहुत अच्छे से देखना था, बहुत एकदम भीड़ भाड़ शोर शराबा वाला माहौल हो रखा था उस टाइम पे। और फिर 1 आध घंटे के बाद जो राजेश के पापा थे, ये सीढ़ियों से होते हुए तीसरे मंजिल पर पहुंचते हैं। अब वहां से जब ये छत पर पहुंचे तो ये देखते हैं कि छत के बिल्कुल एंड पे एक 11-12 साल का लड़का और सेम एज की लड़की उधर की तरफ मुंह करके बैठे। उन दोनों का पैर छत से नीचे की ओर लटक रहा था।
राजेश के पिताजी को लगा कि इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, उनमें से ही किसी के बच्चे होंगे, तो ये आवाज लगाते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग, सब नीचे बैठे हैं, जाओ तुम लोग भी। अपने नेपाली लैंग्वेज में बोला उन्होंने। पर ये नोटिस करते हैं कि उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एकदम स्टैचू बन के बैठे हुए हैं। इन्होंने कुछ सेकंड तक उन दोनों बच्चों को ऑब्जर्व किया और फिर दोबारा आवाज लगाई कि तुम लोग जाओ नीचे, किसके साथ आए हो। पर फिर से वही ब्लैंक रिस्पॉन्स, कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा उनकी ओर से। अब राजेश के पिताजी यहाँ थोड़े इरिटेट हो गए। इन्होंने सोचा कि जाके उनसे बात करेंगे। ये 4 कदम उन बच्चों की तरफ बढ़ाते हैं और इतनी देर में किसी ने उनके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया। और जब ये पलटे तो इन्होंने देखा कि इनसे 3 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी है। उस औरत के हाथ एकदम एबनॉर्मली लंबे थे और उसी में से एक हाथ इसने राजेश के पिताजी के कंधे पर रखा हुआ था। अब उस औरत को देख के इनका खून सूख गया एकदम। ये समझ पा रहे थे कि वो कोई नॉर्मल औरत तो नहीं है। वैसे ही डरते हुए पूछते हैं उस औरत से कि ये दोनों बच्चे आपके हैं क्या। ये सुन के वो औरत 3-4 सेकंड का पॉज लेती है और फिर अपना सर हिलाती है और सर हिलाने के साथ ही एकदम से फ्लूट करते हुए राजेश के पिताजी के एकदम मुंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये एकदम डरते हुए पूछते हैं कि किसके साथ आए आप लोग, क्योंकि इनको तो पता था कि ये इनके रिश्तेदार तो नहीं है। अब इस बार उस औरत ने जवाब दिया कि हम तो यहीं रहते हैं कई सालों से। और ये बोल के ना वो बहुत दर्दनाक तरीके से रोने लगी। भाई साहब, राजेश के पिताजी एकदम चिल्लाते हुए वहां से भाग के नीचे आते हैं और इसी भागने के दौरान वो तीसरी मंजिल से सीधा दूसरी मंजिल पे गिर जाते हैं। और इस गिरने की वजह से राजेश के पिताजी का एक पैर टूट जाता है। अब इसी बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तो इनके एक रिलेटिव वॉशरूम की तरफ जाते हैं। जब ये अंदर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वॉशरूम के कोने में कोई 7-8 साल की बच्ची सर नीचे करके रो रही है। अब इनको लगा कि शायद ये किसी रिश्तेदार की बच्ची होगी, तो इन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा बाहर जाओ, क्योंकि इनको वॉशरूम यूज करना था। पर वो लड़की लगातार रोई जा रही है। इन्होंने डिसाइड किया कि उसे पकड़ के बाहर लेके आएंगे और जो भी रिश्तेदार जिसकी बेटी होगी उसको सौंप देंगे। ये जाते हैं लड़के के पास उसे उठाने के लिए और इसी बीच लड़की ने अपना सर ऊपर किया। भाई, उसका पूरा फेस एकदम फ्लैट था और जो उसकी गर्दन थी ना वो आधी कटी हुई झूल रही है ऐसे। राजेश के जो रिश्तेदार थे उनको शौक लगा एकदम कि क्या देख लिया इन्होंने। ये वॉशरूम खोल के बाहर निकलते हैं और उसी बीच उनका भी पैर फिसलता है, जो कि उनका पैर टूटा नहीं बट उन्हें बहुत तेज चोट आ गई। अब जैसे तैसे उस रात पार्टी खत्म हुई और अगली सुबह जब राजेश की पत्नी ने उनको ये सब बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था कल पार्टी में, तो राजेश को लगा कि यार मैं भी ज्यादा पी ली होगी इन्होंने, तो उसकी वजह से ही ये गिर गए होंगे। अब उस पार्टी के 2 दिन के बाद इनके घर पर एक धामी को बुलाया जाता है। धामी वो इंसान होता है जो कि झाड़ फूक का काम करता है और नए घर के बनने पर धामी को बुला के वहाँ पर पूजा कराने की भी परंपरा है इनके कम्युनिटी में। वो धामी उनके घर पर पहुँचता है और घर पर पहुँचते ही उसने बोला कि यहाँ अच्छा संकेत नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ये पूरा चारों ओर देख रहा है। अब राजेश के घर वाले भी एकदम शॉक हो गए, क्योंकि घर बनने से पहले जो भूमि पूजन वो सब होता है ना, जहाँ पर आके दिखवाया जाता है वास्तु वगैरह, उस चीज को देखने के लिए भी इसी धामी को बुलवाया गया था। उस समय उसने बोला था कि यहाँ सब कुछ ओके है, आप लोग आराम से घर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अब घर बनने के बाद वो ऐसी बातें बोल रहा है। अब राजेश के घर वालों को ये लग रहा था कि शायद जो हमने पत्थर यूज किया है घर में वो कब्रिस्तान का पत्थर हो सकता है, मे भी उसकी वजह से हो रहा। पर वो धामी थोड़े से ध्यान में बैठने के बाद बताता है कि गड़बड़ पत्थर में नहीं है, बल्कि जो आपने लकड़ी यूज किया है ना उसमें है। मैं कुछ क्रिया करके जा रहा हूँ और फिर आप बताना मुझे कि क्या सुना आपने, क्या महसूस किया। ये बोल के धामी वहाँ पर उनके घर पर कुछ क्रिया करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। उस रात राजेश के परिवार वाले दूसरी मंजिल पर सो रहे थे और सबको रात भर लोगों के चीखने, झाड़ू लगाने, ऊपर छत पर किसी के भागने की आवाज आ रही थी। इनको ऐसा फील हो रहा था कि कोई दूसरी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे रह रही है। अब अगली सुबह राजेश की पत्नी इनको रोते हुए सारी बात बताती है। अब ये सब सुन के राजेश यहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत टेंशन में आ गए कि यार मैं हूँ भी नहीं वहां पे, और मैं होता तो जरूर कुछ इसका उपाय करता।
मेरे परिवार को ये सब कुछ अकेले फेस करना पड़ रहा है। राजेश की माँ और पत्नी इनको सारी घटना बताती कि कल रात को हमने ऐसा ऐसा महसूस किया। फाइनली कुछ हफ्तों के बाद राजेश की छुट्टी जो पोस्टपोन्ड हुई थी उसका डेट आता है और राजेश सीधा पहुंचते हैं नेपाल। यहाँ राजेश और उनके छोटे भाई ने डिसाइड किया कि आज हम दोनों रात को तीसरे फ्लोर पर सोएंगे, जहाँ से इनकी फैमिली को सारी आवाजें सुनाई देती थी। ये दोनों बहुत हिम्मत करके ऊपर गए सोने के लिए और राजेश बताते हैं कि भाई रात के 12 बजते ही ना जो हमारा कमरा था उसके बाहर हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना एक इंसान की बॉडी को घसीट के लेके जा रहा है और उसके साथ ही किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब हम हिम्मत करके वहां सो तो गए थे, पर यहाँ हमारे अंदर एकदम डर बैठ गया। पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ने लगी और इसी बीच मैंने करवट लेने का सोचा और जैसे मैं दूसरी तरफ मुड़ा ना, मैंने देखा कि एक 11-12 साल की बच्ची मेरे जस्ट बाजू में बैठी हुई है और बैठ के हम दोनों भाइयों को देख रही है। उसका चेहरा एकदम सफेद हो रखा था। हम वहां से उठ के भागना चाहते थे पर हमारी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई उस समय। हम लगातार उसी लड़के की तरफ देखे जा रहे थे और हम बहुत सतर्क थे। हम सोच रहे थे कि कहीं हम इधर उधर देखेंगे तो लड़की शायद हमारे ऊपर अटैक कर देगी, इसलिए हम लगातार उस लड़की को देख रहे हैं। और देखते देखते वो लड़की रोने लगी एकदम जोर जोर से। रो के बोलती है कि मुझे अपने पास रख लीजिए, यहीं रहना है मुझे। अब ये लाइन सुन के कहाँ वो दोनों रुकने वाले थे, ये भाग के सीधा नीचे गए और उसी रात आसपास जो लोग रहते थे उनको इकट्ठा कर लिया। अब उनको इकट्ठा करके हमें सारी बातें बता ही रहे थे कि उसी बीच अचानक हम बेहोश होकर नीचे गिर गए। अगले 24 घंटे तक हमें होश नहीं आया और फिर जब हमारी आंखें खुली तो हमें बहुत तेज बुखार था। इसके बाद फिर से उसी धामी को बुलवाया गया जिन्होंने राजेश और उनके भाई को झाड़ फूक करके ठीक किया। फिर धामी ने बोला कि वो तीसरे फ्लोर पर जो तुमने लकड़ी लगाई है ना, मैंने आपको बताया था कि इनको लकड़ी कम पड़ गई थी तो इन्होंने खरीदा था कहीं से। धामी बोलते हैं कि उसी लकड़ी की वजह से हो रहा है ये सब। अब ये सारे परिवार वाले एक साथ बैठे थे और राजेश फिर पूछने लगा अपने भाई और पापा से कि ये सब लकड़ी जो है ऊपर वाला हम लोग कहाँ से लेके आए। तब उसके पापा ने उस आदमी का नाम लिया जिससे उन्होंने लकड़ी खरीदी। उस आदमी का नाम है मान श्रेष्ठ। फिर इनको पता चलता है कि श्रेष्ठ ने वो लकड़ी एक पुराने घर को खरीद कर उससे निकाली थी। वो घर करीब 10 साल पहले तोड़ा जा चुका था और उसी टूटे हुए घर से लकड़ी लेके इसने बेच दिया था राजेश की फैमिली को। अब राजेश और उनके फैमिली के कान खड़े हो गए। ये लोग उसके तह तक जाना चाहते थे कि आखिर उस लकड़ी में क्या दिक्कत है, क्या हुआ था उस घर में। ये लोग फाइनली उस घर के पास जाते हैं और आसपास के लोगों से बात करने लगे, पूछने लगे कि क्या हुआ था यहाँ पे। तब इनको पता चलता है कि 2002 में यहाँ एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 7 बच्चे रहते थे। अब एक रात जो वो आदमी था उसकी किसी बात पर बहस होती है अपने परिवार के अंदर और उसने एक ही रात में अपनी पत्नी और 6 बच्चों को मार डाला। उसका सबसे बड़ा बेटा घर पर नहीं था उस टाइम पर तो वो बच गया। उस आदमी ने कुल्हाड़ी और चाकू से काट काट के अपनी पूरी फैमिली खत्म कर दी थी और उन्हीं की स्पिरिट उस घर के हर कोने में मंडरा रही थी। जब उस घर से लकड़ी लाकर इन्होंने अपने नए घर में लगाई तो वो स्पिरिट भी इनके साथ पहुंच चुके थे यहाँ पे। राजेश बताते हैं कि बाद में कई सारे झाड़ फूक करने वालों ने इसे ठीक करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश ने जो लकड़ी रखी थी उसके पूरे अंदर बाहर हर जगह सीमेंट का प्लास्टर भी करवा दिया पर तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजेश बताते हैं कि फाइनली हमें वो घर छोड़ना पड़ा। आज के टाइम पर वो घर खाली पड़ा है और हमने उस घर से थोड़ी दूर पर एक नया घर बनवाया है। आज भी उनके पुराने घर में वो औरत और उसके बच्चों की आत्माएं ही रहती है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आपकी कहानी मुझे भेज सकते हैं। Thanks for watching.